प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खमाणी, वणक्कम। आप सभी का ऑल्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। एक छोटे से अंतराल के बाद हमारे साथ फिर से जुड़े हुए अविनाश भाई। पीछे काफ़ी बिज़ी थे, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स उठा रहे थे और काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, एकदम धुआँधार तरीके से जिसको बोलते हैं। तभी देखिए ना, दाढ़ी-वाढ़ी बनाने का भी मौका नहीं मिलता है आज की डेट में अविनाश भाई को। सो फाइनली आज हम लोग जुड़े हैं और मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। हरियाणा, दिल्ली से सटा हुआ, एकदम बॉर्डर स्टेट भी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। हरियाणा के इलेक्शंस की तैयारी लोगों को अंदाजा नहीं है, पहले से ही हो रही थी। बिगुल बहुत पहले ही बच गया था। हाँ, वो अलग बात है, खट्टर जी बहुत बाद में चीज़ हुए। कांग्रेस में उथल-पुथल पूरी चल रही है। आखिर हरियाणा में चल क्या रहा है? कौन है जो पीछे से बहुत सारी चीज़ों को मास्टरमाइंड कर रहे हैं? और आजकल राहुल गांधी के क्या बोलते हैं गलबैयाँ करके चलते हैं या हाथों में हाथ डालकर चलते हैं। अविनाश भाई, अ वेरी वार्म वेलकम। हरियाणा इज़ आवर हॉट टॉपिक टुडे। जी। दोनों ही चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। देखिए, हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा सा अलग पॉलिटिक्स है। अगर आप पंजाब, दिल्ली या उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर के अगर आप बात करेंगे, हरियाणा में बीजेपी का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था। बहुत पहले हरियाणा में बहुत सारे नेता जोड़ तोड़ के और फिर संघ का वहां बहुत लंबे समय तक काम करना, बहुत सारे फैक्टर्स थे। उसके बाद हुड्डा की नाकामयाबी और केंद्र में बीजेपी की सरकार, ये सब सारे फैक्टर्स थे जिसके वजह से हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनी। खट्टर साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, तो आप बहुत खराब नहीं कह सकते। अगर बहुत खराब होता तो शायद दोबारा रिपीट नहीं होते। अब हरियाणा में जो बेसिक प्रॉब्लम है, उस बेसिक प्रॉब्लम को बीजेपी को एड्रेस करना पड़ेगा। क्यों बीजेपी को एड्रेस करना पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी 10 साल से सत्ता में हरियाणा में और 10 साल से केंद्र सरकार में सत्ता में है और 11वें साल में प्रवेश कर चुकी है सेंटर की पॉलिटिक्स में। अब समस्या क्या है? मैंने पहले ही कहा कि हरियाणा थोड़ा डिफरेंट टाइप की पॉलिटिक्स होती है। हरियाणा में जाट आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा, इसके अलावा आप लोगों ने रेसलर प्रोटेस्ट देखा होगा। सीए के समय पे कितना कुछ हुआ हरियाणा से। अभी हाल में ही एक और प्रोटेस्ट हुआ जो हरियाणा बॉर्डर पे रोके गए थे। बहुत सारे पंजाब के लोग थे और वो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे। उसमें कुछ किसान भी हो सकते हैं। ये सब सारी चीजें हरियाणा में हुई, हरियाणा ने देखा। लेकिन एक चीज जो ग्राउंड पे समस्याएं चल रही हैं। देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, बहुत लोग कहेंगे उसको बहुत खराब है, लेकिन हरियाणा में इसका बहुत इंपैक्ट है। ग्राउंड पे अगर आप जाएंगे तो एक रीजन है कि हरियाणा से बहुत बड़ी मात्रा में फौज में भर्ती होने के लिए युवा जाते हैं। तो अगर बड़ी मात्रा में भर्ती होते हैं तो उससे कई गुना बड़ी मात्रा में वो तैयारी भी करने वाले होंगे। अब अग्निवीर का क्या फायदा था, क्या नुकसान था? जाहिर सी बात है बीजेपी उसको कन्वे नहीं कर पाई, लेकिन उसका नुकसान क्या है उसको कांग्रेस पूरी तरीके से कन्वे कर लेगी। तो वो अब युवाओं के दिमाग में भरा हुआ है। वो अग्निवीर नाम की योजना ही नहीं सुनना चाहते। आप उसको उसमें कुछ अमेंडमेंट करके भी लाएंगे तब भी वो नहीं सुनना चाहते। एक तो ये बड़ा मतलब हॉट टॉपिक है हरियाणा में ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, हो सकता है कि बहुत लोग सहमत ना हो इस चीज से, लेकिन ये है और इसका असर इस बार के लोकसभा चुनाव में भी दिखा। दूसरी प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन का। हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है। कहीं पे कुछ भी रूल लग जा रहा है, कहीं पे कुछ भी औने पौने दाम मिल रहे हैं। कोई एक सर्टेन है, एक फिक्स अमाउंट नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में है कि अधिग्रहण होगा तो जो सर्किल रेट रहेगा उसका 4 गुना मिलेगा। हरियाणा में ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो एक तो वो नाराजगी है। अच्छा, जमीन जब बात होती है तो डायरेक्ट किसान आकर के वहां जुड़ जाता है और किसानों के मन में पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बहुत सारी अच्छी और बुरी बातें हैं उनके जहन में। तो वो आकर के जब उसके साथ जुड़ती है तो उनको लगता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो एक बड़ा मुद्दा है और इससे बड़ा वर्ग प्रभावित है। जो ग्रामीण एरिया में मुद्दा है, जो पलवल में चल रहा है, जो गुड़गांव में चल रहा है, मैं उसके मुद्दे की बात नहीं करता हूं। शहरी इलाकों में क्या मुद्दा है? शहरी इलाकों में छोटे मोटे मुद्दे हैं जिसका बहुत इंपैक्ट नहीं आप कह सकती हैं, लेकिन ठीक है, जब बहुत सारे मुद्दे इकट्ठा होते हैं तो वो भी इंपैक्ट करने लगता है। वो है रोजगार को लेकर के युवा बात करने लगे हैं या अन्य सारी चीजों को लेकर के बात करने लगे हैं। चूंकि आपकी सरकार है तो डिलीवरेंस की जिम्मेदारी आपकी है। अब गायत्री जी, एक चीज और मैं आपको बता दूं, हरियाणा में आज के डेट में मोदी जी से पॉपुलर ज्यादा अमित शाह है।
क्यों पॉपुलर हैं, किस लिए पॉपुलर हैं, क्या कारण है, वो आप जब हरियाणा के लोकल से बात करेंगे तो उसको समझ। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब अमित शाह जी के फैन हो गए हैं, मोदी जी के फैन नहीं है, मोदी जी के भी हैं, लेकिन वो लोकप्रियता घटी है। अमित शाह जी की लोकप्रियता बढ़ी है। इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, अब उन कारणों को बीजेपी को ढूंढना चाहिए। इन सारी चीजों को आपको दूर करना पड़ेगा। हरियाणा में बीजेपी ने एक पॉलिटिक्स शुरू की, जिस पॉलिटिक्स की बहुत चर्चा हुई, जाट बनाम गैर जाट। आपने सुना होगा कि जाट कम्युनिटी जो 25% या 28% जो भी है, वो एक तरफ, जिसके नुमाइंदगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुड्डा कर रहे थे, और जो जितने बचे वहां पे, जैसे सैनी हो गए, यादव हो गए, ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, दलित हो गए, और भी बहुत सारी जातियां हैं, इनकी पॉलिटिक्स एक तरफ। उस पॉलिटिक्स में दो बातें और याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को इधर से जो 36 कौम की बात होती तो 35 कौमों का वोट नहीं मिल रहा था, इनका मिल रहा था। उनके पास मुस्लिम जाट वोट उनके साथ इंटैक्ट था काफी बड़ी मात्रा में, लेकिन जाटों का भी वोट बीजेपी को मिल रहा था, और कई सारे बड़े जाट नेता बीजेपी में हैं। अब चूक कहां हुई इनसे? इनसे जो चूक हुई, धरातल पे जो चीजें पढ़नी थी। देखिए, जरूरी नहीं कि कोई स्टेट दिल्ली की समझ में आए। कभी कभी स्टेट पॉलिटिक्स स्टेट को ही समझ में आती है, वो दिल्ली को समझ में नहीं आती। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बीजेपी के सेंट्रल पॉलिटिक्स को समझ में आता है, कांग्रेस के सेंट्रल पॉलिटिक्स को समझ में नहीं आता। जैसे बिहार है, वो भी नहीं समझ में आता, बंगाल भी नहीं समझ में आता है ना? तो जरूरी नहीं कि स्टेट पॉलिटिक्स सेंटर को हमेशा समझ में ही आए। एक तो ये इन सब सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। एक बात और याद रखिएगा, जब ये सारी चीजें घटनाएं घटित हो रही थी, उसी बीच में खट्टर साहब और मोदी जी एक पुल का उद्घाटन करते हैं। मैं भूमिका इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं इसकी एनालिसिस होगी तो आगे ये सब सारी कड़ियां जुड़ती जाएंगी। अगले दिन खट्टर साहब इस्तीफा दे देते हैं, नायब सिंह सैनी को बना दिया जाता है। नायब सिंह सैनी को तो लास्ट में कार्यकाल मिला है, उनके कार्यकाल का क्या अवलोकन हो सकता है और उनके कार्यकाल की क्या बातें हो सकती है, उसमें मैं बहुत कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिला। अब सैनी साहब को तो बना दिया गया, खट्टर साहब को हटा दिया गया। इससे जो पंजाबी, खट्टर साहब पंजाबी समुदाय से आते हैं, जो पंजाबी समुदाय है उसके मन में, और जो संगठन का है, देखिए खट्टर साहब की क्या उपयोगिता है। खट्टर साहब संघ में हरियाणा के अंदर बहुत मजबूत है। उनको कोई चाहता हो, हरियाणा में नहीं चाहता, उसको हटा दीजिए। उनको कौन पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करता, उसको भी हटा दीजिए। लेकिन संगठन और संघ में खट्टर साहब को नेता के तौर पे माना जाता है। इस बात को आप मानिए। कारण क्या है कि वो भी पूर्णकालिक हैं, वो भी शादी विवाह किए नहीं है। एक ये भी बड़ा कारण है। नरेंद्र मोदी जी से उनकी करीबी रही है, उनके दोस्त रहे, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। यही कारण था कि हरियाणा में जितने बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं और खट्टर साहब जो जीते हैं जितने वोट से, आप साफ साफ उस अंतर को देख सकती थी। जबकि उनको जब तक हटाया नहीं गया था तब तक यही था कि खट्टर को नहीं हटाओगे तो हरियाणा में बवाल हो जाएगा, खट्टर की वजह से बहुत नुकसान हो गया। अगर खट्टर को हरियाणा के लोग पसंद नहीं करते तो इस लोकसभा सीट में जितने बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं सबसे सर्वाधिक वोटों से नहीं जिता करके भेजते। मानेंगे कि नहीं आप इस बात को? दर्शक भी इस बात को मानेंगे। इससे पता चलता है कि संघ खास करके हरियाणा के अंदर खट्टर साहब के लिए जितनी मेहनत किया उतना और किसी कैंडिडेट के लिए मेहनत नहीं किया। तो खट्टर साहब की उपयोगिता हरियाणा में रहेगी, ठीक उसी तरह जिस तरह शिवराज सिंह चौहान की उपयोगिता आज भी मध्य प्रदेश में है और कल भी रहेगी। वो ठीक है, केंद्र में मंत्री बन गए हैं, खट्टर साहब भी केंद्र में मंत्री बन गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन खट्टर साहब को यूज करना पड़ेगा आपको हरियाणा में, और पंजाबी समुदाय निश्चित तौर पे नाराज है। देखिए, आप प्रेम से हटा देते, या मैं तो उसको गुस्से में नहीं हटाना कहूंगा, क्योंकि प्रचार तो यही हुआ कि गुस्से में हटा दिया गया खट्टर को, हारने के डर से हटा दिया गया खट्टर को। तो खट्टर साहब को हटाना खला, वो धीरे से चले जाते कोई समस्या नहीं थी। अचानक से पीठ थपथपा रहे हैं और अगले दिन इस्तीफा हो जा रहा है, वो थोड़ा सा खराब लगा लोगों को, और संगठन के लोगों को भी खराब लगा, उसका इंपैक्ट पड़ा। तो ऐसा नहीं कि संघ और संगठन चला गया कांग्रेस को वोट देने, नहीं, वो निष्क्रिय हो गया। जब वो निष्क्रिय हो गया तो जो आप हार जीत का अंतर देख रहे हैं, जहां बीजेपी जीती भी है वहां पे भी अंतर कम हुआ है, और जहां बीजेपी हारी है वहां पे भी कोई बहुत बड़े अंतर से नहीं हारी। 1-2 सीटें छोड़ दिया जाए तो 5 सीटों में अगर पूरा आकलन करेंगे तो। अच्छा जी, ये तो है वहां का ब्लूप्रिंट जो बीजेपी की तरफ से। तो बीजेपी को इन 3-4 चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा।
राव इंद्रजीत को आपने मंत्री बनाया है, राव इंद्रजीत की बेटी है, उसको आपको हरियाणा की पॉलिटिक्स में सक्रिय करना पड़ेगा, क्योंकि आप गुड़गांव से लेकर के रेवाड़ी तक चले जाइए गायत्री जी, वो पूरा राव बेल्ट है, मतलब उसको अहिरवाल बोला जाता है, यादव बेल्ट है पूरा। और वहां पे बीजेपी की स्थिति मजबूत थी। पिछली बार रेवाड़ी जिले की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी 2 सीट जीती थी, लेकिन जो मेन रेवाड़ी की सीट थी उसको कांग्रेस ने जीता था। और कौन जीते थे? चिरंजीव राव जीते थे। तो अगर आप उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करेंगे, ठीक, तो आपको वहां से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पॉकेट में काम करना पड़ेगा हरियाणा में। हरियाणा में मतलब आप एक तरीके से काम नहीं कर सकते। गुड़गांव की पॉलिटिक्स अलग है, नूह की पॉलिटिक्स अलग है। आप नूह चली जाइए, नूह में बीजेपी को पिछली बार भी एक भी सीट नहीं मिली थी, इस बार भी एक भी सीट नहीं मिलनी है, तीनों की तीनों कांग्रेस जीतेगी। वहां पे नूह में जो सीटें हैं, नूह है, फिरोजपुर है, पुनाह है, ये तीनों बीजेपी कांग्रेस ही जीतनी, इस बार भी जीतनी, क्योंकि मुस्लिम बेल्ट है और बहुत बड़े मात्रा में है। खैर, अब कांग्रेस में क्या दिक्कत चल रही है? कांग्रेस में एक ग्रुप है हुड्डा का, ठीक, हुड्डा कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो है वो रन कराते हैं हरियाणा के अंदर। लेकिन हरियाणा में एक और गुट है, जिस गुट में किरण चौधरी हैं। किरण चौधरी अब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गई। इसके अलावा सैलजा हैं, कुमारी सैलजा, उनको लोकसभा जानबूझ करके लड़ाया हुड्डा ने केंद्रीय नेतृत्व को कह करके, जबकि सैलजा सोनिया गांधी की करीबी हैं और हुड्डा भी सोनिया गांधी की करीबी है। दोनों राहुल गांधी करीबी नहीं है, ये भी जान लीजिएगा। ये पुराने पॉलिटिशियन है और उन्हीं से उनकी करीबी रही है। तो 3 का जो ग्रुप था, एक जो रणदीप सुरजेवाला था, रणदीप सुरजेवाला को ये लोग राज्यसभा पहले भेज चुके हैं। और जब हरियाणा में राहुल गांधी हरियाणा के नेताओं की मीटिंग ले रहे थे, तो रणदीप सुरजेवाला उस समय विदेश में थे, तो रणदीप सुरजेवाला उस मीटिंग में नहीं थे। किरण चौधरी छोड़ चुकी थी, क्योंकि उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट देने की बात थी और हुड्डा ने उनको टिकट नहीं पाने दिया। अब बच गई सैलजा, और सैलजा ने क्या कहा है 7-8 दिन पहले के बयान में, कि केंद्रीय नेतृत्व को हरियाणा की समझ नहीं है। वो वीडियो वायरल हो गया, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि हरियाणा में एक ही जाति उनको जिता देगी। ठीक, अच्छा, ये जो आप राव दान सिंह की बात कर रहे हैं, किरण चौधरी की बात कर रही हैं, तो किरण चौधरी इसी सीट से मांग रही थी टिकट, भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट से, और यहीं पे इनका इंपैक्ट है। और इनकी जो, इनके परिवार की जो लेगेसी है, तो वो बहुत बड़ी है। मतलब वो हमेशा से वो एक विधानसभा, वो पर्टिकुलर इनके पति जीतते थे, अब ये 4 बार से जीतती हुई वहां आ रही है, तो वो सीट तो पक्की है, ये लड़ेंगी, चाहे जिस पार्टी से लड़े, निर्दल भी लड़े, उसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना है। राजनाथ सिंह ने सार्वजनिकली कह दिया कि किरण चौधरी की वजह से मेरी हार हुई है ना, उनपे आरोप लगा दिया गाहे बाएं। अब ये आरोप जो लगा, इसके वजह से किरण चौधरी को एक बात समझ में आ गई कि ये आरोप रावदान सिंह ने नहीं लगाया है, ये केंद्रीय नेतृत्व या हुड्डा के कहने पे लगाया है। ठीक है, क्योंकि रावदान सिंह जो है वो हुड्डा कैंप के हैं। उसके बाद बात बिगड़ गई और उन्होंने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस को छोड़ दिया। तो एक तो ये इधर वाली चीजें हैं। अब सैलजा कहना क्या चाहती है? सैलजा का साफ साफ कहना यह है कि हरियाणा में सिर्फ जाट डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स अगर कांग्रेस करेगी तो बाकी लोग कहां जाएंगे, क्योंकि एससी समुदाय से आती है सैलजा। इस बात को समझिएगा। अगर सैलजा की यह बात बीजेपी सही से प्रचारित कर ले जाती है, तो जो लोकसभा चुनाव में एससी का ज्यादातर वोट कांग्रेस को मिला है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, 16-17% जो भी हो। अब ये तो हो गया दोनों तरफ की राइवलरी का, लेकिन आप चुनाव सिर्फ दूसरे की गलतियों से नहीं जीत सकते, वह भी तब जब आप सत्ता में हैं। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा के अंदर खराब है, और खराब होने की जो मैंने पॉइंट्स बताए गायत्री जी, मैं फिर से दोहरा देता हूं दर्शकों के लिए। रेवाड़ी जिला है, रेवाड़ी जिले से सबसे अधिक सैनिक आते हैं। उस पूरे बेल्ट में और पूरे हरियाणा से बहुत बड़ी मात्रा में लोग सेना में भर्ती होते हैं, उनके लड़कों की वो प्रॉब्लम है। आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखिए, सेना को मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी है। आप सेना को मॉडर्नाइज कब करेंगे? जब आप सत्ता में रहेंगे। सत्ता में भी तो रहना जरूरी है, दोनों ही बातें जरूरी है। खैर, भूमि अधिग्रहण वाला काम है, इसको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप अमित शाह जी को वहां एक्टिव करिए, अगर उनकी पॉपुलैरिटी वहां पे बढ़ रही है तो। साथ के साथ आपने अगर एक सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया है, तो एक और पंजाबी लीडर को वहां उभारिए और उसका नेतृत्व दीजिए
किसके हाथ में? उसका नेतृत्व दीजिए खट्टर साहब के हाथ में। हालांकि हैं अनिल विज वगैरह हैं, उनके पास नेता है, नेता की कोई कमी नहीं है पंजाबी नेता की। अब दूसरी बात समझिएगा, यहाँ एक तो ये फैक्टर हो गया जो जहां पे बीजेपी को काम करना होगा। तीसरी चीज, आपको अपने कार्यकर्ताओं की पूछ परख करनी पड़ेगी। कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है, और आयातित कैंडिडेट को लेकर के आते हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला करके उनसे परमिशन लेकर के आइए। कार्यकर्ता को बुरा नहीं लगेगा। कार्यकर्ता को तब बुरा लगता है जिसके खिलाफ कार्यकर्ता ग्राउंड पे बात कर रहा होता है, आप उसी को पार्टी में ला करके टिकट दे देते हैं। अब कार्यकर्ता प्रचार करे तो करे कैसे? देखिए 1 to 1 बात होती है ना गायत्री जी। जैसे आप भाजपा की कार्यकर्ता हैं, आप पड़ोस में किसी बी नाम के उम्मीदवार की या नेता की आप बुराई कर रही हैं, कल वही नेता आपके पार्टी में आ जाए, आप उसके यहां जाकर के अच्छाई बताएंगी तो पूछेगा नहीं, अरे यार कल तो बुराई कर रहे थे, तुम्हारी पार्टी में आ गए तो तुम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। ये भी अब ग्राउंड पे होने लगा है, ये भी एक इंपैक्ट है। तो किसी भी बड़े नेता को लाइए या छोटे नेता को लाइए, आप पूछ करके लाइए। ठीक, अब आपको सैनी हो गए, पंजाबी को आपको सही से एड्रेस करना पड़ेगा, एससी समुदाय को आपको सही से एड्रेस करना पड़ेगा, साथ के साथ आपको यादव समुदाय को एड्रेस करना है। आप देखिए जाति एक हकीकत है भारत की पॉलिटिक्स का, तो इसीलिए मैं जाति की बात कर रहा हूं, है ना, उससे अलग हट करके बात नहीं करता। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं आप हिंदू की बात करिए, मैं हिंदू की बात कर सकता हूं, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होती ना हिंदू की बात करके। अगर हिंदू की बात करके पॉलिटिक्स होती तो नरेंद्र मोदी 240 सीटें नहीं जीतते। खैर, अब इन सब चीजों को जब आप एड्रेस करेंगे सही से एड्रेस करना पड़ेगा, वो लीपापोती वाला काम नहीं करना पड़ेगा, तब जाकर के आप हरियाणा में 50% के लेवल पे पहुंचेंगे, तब नेक टू नेक फाइट में पहुंचेंगे। अदरवाइज आज के डेट में 90 सीटें हैं, आप मान करके चलिए गायत्री जी कि बीजेपी मैक्सिमम 30 से 32 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है आज के डेट में। कल के लिए कुछ बदलाव हो जाए तो मैं उसको नहीं कर सकता। और कांग्रेस 50 के आसपास दिखाई दे रही है, यानी बहुमत से 4-5 सीटें आगे दिखाई दे रही है। अब बच जाती है जेजेपी और इन लोग। जेजेपी और इन लोग क्या इंपैक्ट डालती है देखने वाली बात होगी। और एक और बात बता दूं लोगों को हरियाणा के संदर्भ में, हरियाणा में 3 लाल बहुत फेमस थे, हालांकि अब तीनों ही लाल है नहीं धरती पे, जिसमें देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, हरियाणा में के 3 लाल कौन कौन? चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। ये तीनों लोगों का राजनीतिक परिवार जो है उस समय बीजेपी में है, तो यूटिलाइज करिए उनको। और यूटिलाइज अगर नहीं कर पा रहे तो उनको बाहर करिए, अपने किसी लोकल के कार्यकर्ता को वहां से चुनाव लड़ाइए। सिंपल सी चीज है, आप जिसको लाए उसको यूज करिए, नहीं यूज कर पा रहे तो बाहर करिए, क्योंकि यूज भी नहीं कर पाएंगे, अपना कार्यकर्ता भी नाराज होगा, वोट भी नहीं पड़े पाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर के हरियाणा की पॉलिटिक्स में अमित शाह जी को एक्टिव होना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में के लिए वो प्रॉब्लम ना हो सकता है कि वो उत्तराखंड के लिए प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उत्तराखंड से भी बड़ी मात्रा में सैनिक आते हैं, लेकिन वहां बीजेपी सारी सीटें जीत गई। हिमाचल से बड़ी मात्रा में सैनिक आते हैं, वहां पे भी बीजेपी पूरी सीटें जीत गई। इसका यह मतलब नहीं कि वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है भाई, ये कहना था जी। बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन चल रहा है, आप सही बोल रहे हैं। वहाँ पे मुझे तो 1-2 जर्नलिस्ट ने बोला है 60 और 40 का रेशियो भी चल रहा है। 60% मतलब 60 और 30 का रेशियो भी चल रहा है, क्योंकि 90 सीट्स हैं हरियाणा के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। एक चीज यहाँ पर और है, कहा जा रहा है कि किरण चौधरी को लाने से एक काफी बड़ा इम्पैक्ट आएगा दलित वोटर बैंक पे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शैलजा कुमारी, जिस तरीके से उनके तेवर दिख रहे हैं और जिस तरीके से उनकी दीपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं बनती है, इनफैक्ट सो मच सो कि दीपेंद्र हुड्डा ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया था जब ये जीती हैं अभी। इनफैक्ट कांग्रेस की पार्टी में इनको बुलाया भी नहीं गया था, कांग्रेस हेडक्वार्टर पे इन्होंने घर पे ही अपनी मिठाई खा ली थी चुपचाप बैठ के। इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। तो शैलजा के आने का भी मुझे चांस लग रहा है कि वो किसी भी वक्त पलटी मार सकती हैं, वो खुश नहीं है जी। देखिए मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे क्या कारण है। छत्तीसगढ़ की ये प्रभारी रही हैं कुमारी शैलजा विधानसभा चुनाव में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हारी कांग्रेस, भूपेंद्र खैर वहां पे जो भी थे नेता सब हारी गए, उसमें शैलजा का तो कोई दोष नहीं था, लेकिन तभी से स्थितियां थोड़ी बिगड़ने लगी थी और हुड्डा को पूरी कमान दी गई थी हरियाणा की। हुड्डा शैलजा को भी टिकट नहीं देते, लेकिन शैलजा मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, तो यह हुआ कि इनको लोकसभा लड़ा दो, तो दावेदारी इनकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। और सुनिए, राहुल गांधी की मीटिंग में हुड्डा ने एक बात कही,
ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा का बाप, उसने एक बात कही, उस व्यक्ति ने क्या कहा राहुल गांधी की मौजूदगी में, सारे नेताओं की मौजूदगी में, कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये मेरा आखिरी चुनाव है, मतलब कि मुझे ही मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट उम्मीदवार घोषित किया जाए। तब राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में भी यही कहते थे। आपको याद है कैप्टन अमरिंदर सिंह जब कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और जब मुख्यमंत्री बने थे तो भी बोल रहे थे प्रचार में कि मेरा आखिरी चुनाव, मेरा आखिरी चुनाव है। तो इसमें सब लोग हंसने लगे। तो इसका क्या मतलब है? इसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं, उसको निकाला जाना चाहिए, लेकिन आप मान करके चलिए कि हुड्डा कैंप किसी भी कीमत पे शैलजा को एक्सेप्ट नहीं करेगा और शैलजा किसी भी कीमत पे हुड्डा कैंप को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और रणदीप सुरजेवाला इस पूरे लड़ाई से अपने आप को बाहर रखेगा क्योंकि वो राहुल गांधी का बहुत करीबी है। उसको पता है कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं हुड्डा जब तक है, अगर मैं इस पॉलिटिक्स में घुसूंगा तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि अब हुड्डा के नेतृत्व में 5 सीटें आ गई हैं लोकसभा की। अगर यही सीटें एक आती, एक आध सीट कांग्रेस अगर जीतती हरियाणा की पॉलिटिक्स में, तो आप मान करके चलती कि शैलजा अगली लीडर होती कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में। तो हुड्डा रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीतने के बाद हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शैलजा कैंप इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। किरण चौधरी पहले जानती थी, इसलिए अपने बिटिया को लेकर अलग हो गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है हरियाणा की पॉलिटिक्स। लेकिन बीजेपी के लिए, बीजेपी को इसमें नहीं पड़ना है कि उनकी लड़ाई की वजह से हम जीतेंगे। नहीं, आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना है, उसको सुधार करना है, अपने नेताओं को एक्टिव करना है, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना है, अपने कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना है, अपने कार्यकर्ताओं की बातों को मानना है। यही आपके जीत का एक बड़ा आधार बनेगा। जी, किरण चौधरी का कितना रुतबा है? मतलब क्या वो 5 से 6 इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इम्पैक्ट डाल सकती हैं स्टेट असेंबली इलेक्शंस में? आराम से आप समझिए कि महेंद्रगढ़ भिवानी वाला जो एरिया है और उस तरीके का जो एरिया है उसमें ठीक है उनका। एक सीट तो उनकी पक्की है जहां से और चुनाव खुद ही लड़ती हैं वो लोग, वो जीत सकती हैं बहुत आराम से। इसके अलावा उसके अगल बगल की भी सीटें, देखिए ऐसा नहीं कि वो अकेले जिता देंगे, लेकिन उनके आने से जरूर जुड़ता है वोट। क्योंकि किरण चौधरी के आने से एक चीज समझ रहे हैं आप, जो हुड्डा कैंप के अगेंस्ट वाला जो तिगड़ी थी रणदीप सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी की, उसमें फूट पड़ गई, वो टूट गई। और किरण चौधरी के भाजपा में जाने के बाद किरण चौधरी को लेकर के बहुत सारे नेता सॉफ्ट हैं जो हुड्डा के अगेंस्ट हैं। एक बात ये भी मत समझिएगा, ये जितना आज आपको बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो हुड्डा की वजह से छोड़ करके चले गए कांग्रेस। अभी वो चौधरी वीरेंद्र ही छोड़ करके गए थे, हालांकि वो चौधरी वीरेंद्र वापस कांग्रेस में आए लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, बाप बेटे दोनों, लेकिन ना बाप को टिकट मिला ना बेटे को टिकट मिला। तो वहां पे भी समस्या चल रही है। चौधरी वीरेंद्र जो बीजेपी की सरकार में थे और सांसद भी थे और मंत्री भी थे कुछ समय पहले तक, दूसरे कार्यकाल में, दूसरे या पहले कार्यकाल में संभवतः, थोड़ा समय कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन मंत्री थे वो। क्या हुआ उनका? भाजपा छोड़ करके गए कांग्रेस में, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया ना उनके बेटे को टिकट दिया। यह भी एक है। तो क्या विधानसभा में उनको अकोमोडेट करेगी? अगर नहीं करती है तो उनका भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब तो उनकी तो पॉलिटिक्स खत्म हो गई ना अगर टिकट नहीं मिलेगा तो। देखते हैं 50 और 30 का। आप कह रहे हैं 50 सीट्स, 30 सीट्स इधर मानती हूँ तो 10 सीट हाँ, और 10 इंडिपेंडेंट। सीटों, तो बीजेपी 10 में सीटें बीजेपी इंडिपेंडेंट है, जेजेपी है, इनलो है। तो हो सकता है कि इनमें से मान लीजिए कि 30 से 32 सीटें बीजेपी की और 50 सीटों के आसपास कांग्रेस है। तो जो 7, 8, 10 सीटें जो भी आप उसको मान लीजिए, तो उसमें कुछ निर्दलीय भी हो सकते हैं, कुछ बागी भी हो सकते हैं जीत जाए। और जेजेपी ये मान लीजिए 10 सीट जीती थी तो कुछ तो जीतने की स्थिति में होगी, क्योंकि ये लोकसभा तो है नहीं, ये तो विधानसभा है। जी, इसमें एक पॉइंट और है अविनाश भाई, आरएसएस का काफी फैक्टर है हरियाणा में भी, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या, हाँ, फैक्शनलिज्म बीजेपी में भी काफी अच्छा खासा है, इट्स नॉट जस्ट इन कांग्रेस। कांग्रेस का थोड़ा भी जल्दी खुल गया, कांग्रेस का ज्यादा एविडेंट हो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा, जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे। ये जो फेक फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था पिछला, अभी भी, या फिर इससे पहले
अभी जो रेस्टलेस प्रोटेस्ट हुआ था बीच में, ये सारा मास्टरमाइंड कौन था? दीपेंद्र हुड्डा। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल उनकी सहायता पूरी कर रहे थे, इसमें ये भी कोई डाउट नहीं है। जी, फाइनल कमेंट्स। अब देखिए क्या है, बीजेपी एक और वोट के भरोसे बैठी हुई है। बीजेपी को लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ेगी हरियाणा में, तो कुछ वोट काटेगी। आम आदमी पार्टी और जेजेपी और इन सब के अगर भरोसे कि ये कुछ कुछ वोट काटेंगे, तो आप ये भी मान करके चलिए कि आपका भी तो वोट कट सकता है ना, कुछ कुछ में से। इनके भरोसे मत रखिए। हरियाणा में दो ही ताकतें लड़ेंगी चुनाव, एक बीजेपी लड़ेगी, एक कांग्रेस लड़ेगी। हाँ, ये छोटी छोटी पार्टियां जिसके साथ जुड़ेंगी तो जरूर इंपैक्ट डाल देंगी। जैसे क्या होता है 2000 से 5000, 10,000, 15,000 के बीच में। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की कोई आपने आम आदमी पार्टी की एग्जिस्टेंस को तो नकार ही दिया। वो तो बेचारे कितनी बार जाके आ चुके हैं। भगवंत मान भी ऑलरेडी 2-3 चक्कर लगा चुके हैं। उनका देखिए कोई 10 में से एक कांग्रेस ने दिया, एक दिया। और जो हश्र इनका पंजाब में हुआ, जो इनका हश्र दिल्ली में हुआ, और जितना ये बदबू मार चुके हैं ना, उसके वजह से आप मान करके जिनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम तो कांग्रेस में खैर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? एक चीज। दूसरी चीज और समझिए ना इसको, अरविंद केजरीवाल, जब ये दो ध्रुवों के बीच की लड़ाई, उसमें जनता तीसरे को वोट दे करके वहां कुछ करने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने 10 सीटें तब भी इन लोगों के लिए, जेजेपी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए और निर्दलियों के लिए छोड़ दिया कि 10 में एक गुत्थम गुत्थी करके वो सिर्फ खत्म हो जाए। फाइट लेकिन 80 सीटों पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट होने वाली, 1 to 1 होने वाली, ये आप मान लीजिए। और इसका इंपैक्ट पड़ेगा, और बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। बीजेपी को चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी भी टाइम है 1-2 महीने का, अगर आप इस बीच में सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है। जी, बिल्कुल सही। और इसमें इस बार मान के चलिए कि मुंह में खून लग चुका है फेक न्यूज के जरिए, नैरेटिव वॉर के जरिए। ऑलरेडी मैं सुन रही हूँ समाजवादी पार्टी इनको हेल्प करने के लिए तैयार है हरियाणा में, बशर्ते इनको एक आध सीटें मिल जाए। इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं समाजवादी पार्टी को। वो बात की बात है, कितना इन लोगों का होगा मुझे कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, ये है कि दोनों मैंने साथ क्या में बोला? है। कुंभ के मैंने मेले क्या के बोला? जुड़वा भाई। मैंने एक बहुत सिंपल सी बात बोली। जब मैंने राव इंद्रजीत और उनकी बेटी को अकोमोडेट करने की बात की, तो समाजवादी पार्टी वहां जाएगी यादवों का वोट बटोरने, यही ना? तो तुम्हारे पास राव इंद्रजीत जैसा नेता है जो केंद्र में मंत्री है, तुम्हारे पास यादवों की अगर बात है तो एक मुख्यमंत्री है। इसके अलावा मैं तो बता ही रहा हूं कि उसकी बेटी को अकोमोडेट करिए सही से, हो जाएगा काम, खत्म हो जाएगा आपका। अखिलेश यादव आए चाहे खुद मुलायम सिंह यादव आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखते हैं हम। दिस इज अ वेरी क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग एनालिसिस फॉर हरियाणा। जो आज के सर्कमस्टांसेस हैं, जो आज की सिचुएशन है, इलेक्शन से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले बहुत बड़ा टाइम होता है। मतलब मैं बोलूंगी 1.5 महीने पहले तक भी बहुत बड़ा टाइम होता है कि इलेक्शन का मूड किस तरफ मुड़ जाए, पता नहीं चलता है। इट्स अ ह्यूज टाइम। बट अभी जो लग रहा है ग्राउंड पर, 50 कांग्रेस, 30 बीजेपी और 10 लेफ्ट राइट सेंटर, कहीं पे भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले जितने भी की फैक्ट यूट्यूब देख रहे हैं वो इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जितने भी इधर देख रहे हैं वो अविनाश भाई का चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कंट्रीब्यूट कर अगर आप करना चाहते हैं तो यूपीएस स्क्रीन के ऊपर है। फीडबैक देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में है लिंक बॉक्स। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।